हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग। हिंदी साहित्य की विधाओं में निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध से अभिप्राय है विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से व्यक्त करके लिखी गई सशक्त रचना। निबंध लेखन सामान्य से जटिल सभी विषयों पर लिखा जा सकता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि निबंध लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा मस्तिष्क में निर्धारित कर लेनी चाहिए। निबंध में सरलता, स्पष्टता, मधुरता और मौलिकता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और रुचिकर होने चाहिए। निबंध में प्रयोग के अनुसार काव्य पंक्तियों, सूक्तियों या महान व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। निबंध की भूमिका आकर्षक एवं कलात्मक होनी चाहिए। निबंध का आरंभ एवं अंत रोचक होना चाहिए। निबंध लिखते समय एक ही बात को बार बार दोहराने से बचना चाहिए। शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। उपसंहार में निबंध का सारांश लिखना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। आइए निबंध के लिए कुछ विषय पढ़ लेते हैं। जैसे पहला विषय है लड़का लड़की एक समान। नर और नारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नगण्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के सहयोग से ही समाज का विकास संभव है। फिर लड़का लड़की में भेद कैसा। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश की धरती पर सीता, सावित्री, अनुसुईया, गार्गी, मैत्रेय, विद्योत्मा व भारती जैसे विदुषी नारियों ने जन्म लिया। हमारे समाज की तो मान्यता ही है, यत्र नरायसु पूजन्ते रंते तत्र देवता। नर यदि बाहरी विपत्तियों से देश व परिवार की रक्षा करता है तो नारी परिवार की घरेलू मुसीबतों से रक्षा करती है। राजस्थान में लड़की को तो होते ही मार दिया जाता था। फलतः समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में कमी आती जा रही है। अनुपात की भिन्नता चिंता का विषय है। स्वतंत्रता के उपरांत इस संबंध में लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। आज नारियां सुशिक्षित होकर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के कारण उनमें जागरूकता आई है। वे प्राचीन अंधविश्वासों को तोड़कर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। संविधान के अनुसार लड़का लड़की एक समान है। नारी पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। यही कारण है कि इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, लता मंगेशकर, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जैसी प्रख्यात नारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। नारी के उदार दृष्टिकोण व करुणामय रूप की ओर संकेत करते हुए कविवर जयशंकर प्रसाद ने कहा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष सोरती बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। भले ही संविधान ने लड़का लड़की पुरुष नारी को समान माना है, पर सशक्त समाज के निर्माण के लिए इन नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। यदि हम अपनी आधी जनसंख्या अर्थात नारी की उपेक्षा करेंगे तो समाज का विकास संभव नहीं। इसके लिए लड़का लड़की दोनों को समान महत्व देना होगा, तभी हमारा देश और समाज विकास के पथ पर अग्रसर होगा। आइए अगला विषय पढ़ते हैं हम, जो है मोबाइल फोन का युग। आधुनिक युग में तेज रफ्तार से दौड़ते जीवन में मोबाइल फोन अनिवार्य अंग बन गया है। मोबाइल शब्द का अर्थ है चलते फिरते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते। अतः जिस फोन का प्रयोग कहीं भी किसी भी स्थान पर किया जा सके मोबाइल फोन कहलाता है। आज मोबाइल फोन ने समय व स्थान की दूरी को कम कर दिया है। आप कहीं भी किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ही दफ्तर का बहुत सा काम पूरा कर लेते हैं। कारीगर इसकी सहायता से काम पर जाते हैं। जिसे काम करवाना होता है वह उन्हें फ़ोन कर देता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हर समय उनके पास रहता है। इसकी तकनीक में नित्य विकास हो रहा है। अब रंगीन और कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, जिनसे फ़ोटो खींचने के साथ साथ संगीत भी सुना जा सकता है। इनमें कैलकुलेटर होने के कारण कहीं भी बैठकर हिसाब किताब किया जा सकता है व इन पर फिल्में भी देखी जा सकती है। अब यदि हमें किसी के फ़ोन की प्रतीक्षा है तो घर पर फ़ोन से चिपक कर बैठने की आवश्यकता नहीं। संबंधित व्यक्ति जब चाहे संपर्क कर सकता है। मोबाइल फ़ोन की लोकप्रियता का अनुमान केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल कुछ ही वर्षों में इसके उपभोक्ताओं की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। आज उद्योगपति से लेकर श्रमिक तक सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन दिखाई देता है। घर का प्रत्येक सदस्य अपना अलग फ़ोन रखता है। मोबाइल कंपनियों में भी प्रतिस्पर्धा है। वे भी ग्राहकों को लुभाने के लिए नित्य नई योजनाएं निकालती रहती हैं। इस प्रकार इसके बढ़ते प्रयोग को देखते हुए यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि आज का युग मोबाइल का फोन का युग बन गया है। जलते दीपक के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाएं, उसकी ज्योतिर्मय किरणों से अपने मन की ज्योति जगाएं। अगला विषय हमारा सर्व शिक्षा अभियान।
शिक्षा की दृष्टि से भारत को जगत गुरु की संज्ञा दी गई है। इसी भूमि पर सर्वप्रथम ज्ञान का प्रकाश फैला और यहीं से विश्व ने ज्ञान की ज्योति को ग्रहण किया। 19वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजों के आगमन से भारत की शिक्षा पद्धति भी प्रभावित हुई। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग शिक्षा प्राप्त कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। फलतः लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को केवल क्लर्क तथा चपरासी बनने योग्य ही शिक्षा के अवसर प्रदान किए। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग अशिक्षित ही रह गए। मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। इसके अभाव में मनुष्य न तो अपना विकास कर सकता है और न ही समाज के विकास में योगदान दे सकता है। जिस देश के नागरिक शिक्षित होंगे वही देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही उचित अनुचित का भेद कर सकता है। अतः भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश में नागरिकों का साक्षर होना अनिवार्य है। इसी दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसका अर्थ है देश के छोटे बड़े सभी को अक्षर ज्ञान कराने के लिए व्यापक प्रयास। इसके माध्यम से सभी को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। केंद्र व राज्य सरकारें अपने अपने ढंग से प्रयास कर रही हैं। विद्यालयों की संख्या में निरंतर होती वृद्धि, रात्रि पाठशालाएं, आंगनवाड़ी आदि प्रयास उल्लेखनीय है। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क कर दी गई है। दिल्ली सरकार द्वारा आरंभ की गई लाडली योजना इस संबंध में एक ठोस कदम है। यह योजना जहां एक और समाज में बेटियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने और उन्हें समुचित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है, वहीं उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। इस अभियान के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से साक्षरों की संख्या बढ़ी है। स्वतंत्रता के समय जो साक्षरता दर जो 12% थी, वह आज लगभग 70% हो गई है। इन सभी प्रयासों के कारण ही केरल देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना, पर अभी भी इस अभियान को सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है। आओ हम सब पढ़े पढ़ाएं के आधार पर स्वयं भी पढ़ें और दूसरों को भी साक्षर बनाएं। साक्षरता का है जो प्रयासी, वही है सच्चा भारतवासी। अगला विषय है निबंध लेखन के लिए हमारा मेरा प्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त। पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित राम भक्त श्री रामचरण के सुपुत्र, राष्ट्रीय गौरव गाथा का गान करने वाले कविवर मैथिली शरण का जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखना आरंभ किया। गुप्त जी की प्रथम पुस्तक भारत भारती में भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती के माध्यम से भारत की वाणी का प्रतिनिधित्व करने वाले इस कवि को साहित्यकारों ने राष्ट्र कवि पद से सुशोभित किया। इस प्रकार ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्र कवि बने। इसके अतिरिक्त इन्होंने यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ, वध व साकेत जैसी अनेक रचनाएं की, जिनमें देश के गौरव का गान करने के साथ साथ भारतीय आदर्शों की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया गया। पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर उपेक्षित नारी पात्रों जैसे यशोधरा, उर्मिला आदि के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं में गांधीवादी विचारधारा के स्पष्ट दर्शन होते हैं, इसलिए गुप्त जी अर्थात को आधार मानकर भी आदर्शवाद की स्थापना करने के इच्छुक रहे हैं। इन्होंने भी कहा है, कवि का लक्ष्य केवल मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, अपितु इसके साथ साथ समाज कल्याण भी होना चाहिए। उनकी काव्य भाषा अत्यंत सहज, सरल एवं प्रभावयुक्त है। उनकी रचनाओं में छंदों की विविध योजना व अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। दिसंबर सन 1964 में गुप्त जी ने अमरता प्राप्त की, पर उनकी काव्यमाला उन्हें सदा जीवित रहेगी, वे सदा स्मरण किए जाएंगे। अगला विषय है हमारा कामकाजी नारी की समस्याएं। एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। आज भी नारी केवल दो दो मात्राओं का ही बोझ नहीं लादे है, बल्कि वह जीवन में घर और बाहर दोहरी भूमिका निभा रही हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से नारी में भी जागृति आई। बढ़ती महंगाई और पुरुष के बराबर दर्जा पाने की लालसा ने उसे भी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। युगों से आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित रही नारी स्वावलंबी होना चाहती है। अतः उसने कला, साहित्य और विज्ञान सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और शक्ति का परिचय दिया है। आज की नारी ने तुलसी के इन विचारों को झुठला दिया है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। स्वतंत्र भारत के संविधान में पुरुष और स्त्री को समान अधिकार दिए गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होकर उसने इसे सिद्ध कर दिया है। वह कुशल गृहिणी होने के साथ साथ शिक्षिका भी है, कल कारखानाओं की मालकिन भी है और ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है।
पर यह कार्य इतना सरल नहीं। इस दोहरी भूमिका के कारण नारी घर और बाहर रूपी चक्कों के दो पाटों के बीच पिस रही है। उसे घर के भी सारे काम करने पड़ते हैं, साथ ही कार्य क्षेत्र की चिंताएं भी घिरे रहती है, जिसने उसके शरीर व मन दोनों पर विपरीत प्रभाव डाला है। कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल की भी समस्या सामने आती है। नौकरों के सहारे रहने के कारण बच्चे मातृत्व सुख से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए भी नारी स्वयं को ही दोषी मानती है। सच तो यह है कि वह मशीनी जिंदगी में ही जी रही है। घर से बाहर आकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारी का अहम भले ही संतुष्ट हो गया है, पर वह अभी अपना आदर्श स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है। जब तक समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कामकाजी नारी की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगला और आखिरी विषय है हमारा कोरोना वायरस। कोरोना कोविड-19 एक वायरस जनित रोग है जिसे महामारी का रूप ले लिया है और समस्त संसार में तबाही मचा रहा है। इस रोग की शुरुआत जुकाम एवं खांसी मात्र से होती है, जो धीरे धीरे आगे चलकर एक विकराल रूप ले लेती है और रोगी के श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करती है। इतनी बुरी तरह कि कई बार रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी में हुई थी और इसने मुर्गी की श्वसन प्रणाली को प्रभावित कर दिया था और आगे चलकर 1940 में कई जानवरों में भी पाया गया। इसके बाद सन 1960 में एक व्यक्ति में पाया गया जिसे सर्दी की शिकायत थी। इन सब के बाद वर्ष 2019 में इसको पुनः विकराल रूप में चीन में देखा गया, जो अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। कोरोना को के बचाव करने में ही समझदारी है, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है जो बहुत ही तेजी से एक दूसरे पर फैलता है। WHO ने कुछ सावधानियों की सूची निकाली है और यह भी बताया है कि कोरोना से बचाव के ये मूल मंत्र हैं। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। इसे आप पॉइंटों में लिखेंगे। सदैव बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से करीब 20-30 मिनट तक अवश्य धोएं। अपने हाथों को अपने मुख से दूर ही रखें। ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाएं। सदैव मास्क और दस्तानों का प्रयोग करें। संक्रमण की स्थिति में स्वयं को दूसरों से अलग कर लें और नज़दीकी अस्पताल में सूचित करें। कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जो कभी भी और किसी को भी हो सकती है, इसलिए बताई गई सावधानी अवश्य बरतें और सतर्क रहें। बच्चों को भी समझाएं और हाथ धोने की आदत उन्हें भी सिखाएं तथा इस बीमारी को दुनिया से खत्म करने की जंग में अपना अमूल्य योगदान भी दें। उम्मीद करती हूँ बच्चों निबंध लेखन आपको समझ आया होगा। अब निबंध लिखने का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।